सर्वोदय समाज के सभी साथियों को सप्रेम जय जगत। हमारे प्रेरणा स्थान गांधी, विनोबा और जेपी को विनम्र प्रणाम। अहिंसक समाज निर्माण का जो काम है उसके बुनियाद में जो चीजें हैं उनको हमें समझना जरूरी है। प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वो ही उगेगा। हम बबूल का बीज बोएंगे और आम का पेड़ निकलने की या आम के फल की आशा करेंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार यह असंभव है। उसी अनुसार अगर अहिंसक समाज निर्माण की बात हम करते हैं और उसकी बुनियाद अगर हिंसा होगी तो उससे अहिंसक समाज निर्माण नहीं हो सकता। अहिंसा का जाप हम लोग कर सकते हैं, अहिंसा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो दुनिया के सामने समस्या है और जिससे दुनिया घबराई हुई है, जो हिंसा का प्रचंड रूप भयभीत कर रहा है, उसके बीज हम ही ने बोए। क्या है वो बीज? हमारा जो आज का समाज है वो मानता है कि हमारी जो व्यवस्था हमने राजनीतिक निर्माण की, एक समाज की सुव्यवस्था के लिए जो आवश्यक हमें लगा, और हमने मान लिया कि अगर बहुमत से हम लोग निर्णय लेते हैं तो वो सही है, ठीक है। बहुमत से अहिंसक समाज निर्माण होगा, ऐसी आशा हमने की। पिछले तुलना में जरूर एक कदम हमने आगे बढ़ाया कि जो एक राजा की व्यवस्था थी, उसी के परिवार से राजा पैदा होता था, उसे भगवान का अवतार माना जाता था, उसकी तुलना में कई तरह की तानाशाही को भी हमने देखा। और फिर हमने माना कि ये जो एक व्यक्ति एक वोट, इस आधार पर जो प्रातिनिधिक सांसदीय लोकतंत्र है वो हमारे लिए सही व्यवस्था है। और उसमें हम बहुमत से हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे और उन प्रतिनिधियों के हाथ में हमारी सत्ता को सौंपेंगे, जिस सत्ता को स्वीकार कर ये प्रतिनिधि हमारा कल्याण करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी नष्ट करेंगे, दलित, आदिवासी, महिला, किसान का उद्धार करेंगे, ऐसी आशा हम लोग लगाए बैठे। दूसरी तरफ हमने अपेक्षा की कि उससे एक शांतिपूर्ण व्यवस्था निर्माण होगी, और आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये जो हमारी आशा थी वो पूर्ण तरह निराशा में बदल चुकी। इसके कारणों की खोज अगर हमें करनी है तो उसके जड़ में हमें जाना होगा। और पहला कारण है कि हम लोगों ने जो माना था कि बहुमत से निर्णय लेने से ये काम होगा, वो अहिंसक समाज निर्माण के लिए गलत साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां बहुमत से हम निर्णय लेते हैं उसका मतलब है कि हम अल्पमत को नकारते हैं। वो एक तरह की हिंसा ही है। किसी अल्पमत समूह को या किसी एक व्यक्ति को भी नकारना, उसकी बात सुनने की भी जरूरत नहीं है ऐसे मानना,
उसका जो कुछ विचार है वो सही नहीं हो सकता ऐसे मानना, उसके व्यक्तिमत्व को, उसकी इंसानियत को नकारना, ये हिंसा है। और उस हिंसा की बुनियाद पे अगर हम निर्णय लेंगे तो वो निर्णय हमें युद्ध तक ले जाता है। युद्ध तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुमत की व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे तो युद्ध आएगा ही, अहिंसा नहीं आएगी। दूसरी बुनियाद हमारी है जिसमें हिंसा पर आधारित आज की अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकारा है, और उस अर्थव्यवस्था का एक जो बड़ा आधार है वो है व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता। ये सारी व्यवस्था हमारी उसी आधार पर बनी हुई है, टिकी हुई है, और सारा अनुभव ये दिखाता है कि जितनी भी हिंसा पर आधारित व्यवस्था है, विषमता पर आधारित व्यवस्था है, विषमता को बढ़ाने वाली व्यवस्था है, फिर वो जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, स्त्री पुरुष लिंग भेद के आधार पर हो, सारी विषमताओं पर आधारित व्यवस्था की एक बड़ा आधार अगर कुछ है तो व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता है। और इस पर आधारित फिर पूरी रचना कई तरह की, फिर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सब उस पर टिकी रहती है। और ये व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता भी एक हिंसा है। ये दो बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने रखी है। और तीसरी बुनियादी चीज है ज्ञान की प्रक्रिया में यह मान लेना कि कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उन्हें सब समझता है और वो हमारी सारी समस्याएं हल कर लेंगे। हम तो अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हाथ पैर से काम करना जानते हैं, लेकिन दिमाग से काम करने का जो क्षमता है वो प्रकृति ने हमें नहीं दी है। ऐसे मान लेना ये अपने खुद के साथ की जा रही हिंसा है, अपने को ही नकारना। और प्रकृति की रचना में जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या तृतीय पंथी भी जन्म लेता है, प्रकृति ने हर किसी को ज्ञान का एक हिस्सा दिया हुआ है। और हर व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति है और इसलिए उसका ज्ञान भी विशेष है। और जब तक ये सारे व्यक्तियों का ज्ञान इकट्ठा नहीं आता, हम सही ज्ञान का दर्शन, सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम इस प्रकृति की सर्वसमावेशक, सबके ज्ञान को जोड़ने वाली स्वावलंबी प्रक्रिया को स्वीकारते नहीं हैं, तो ज्ञान के संदर्भ में भी हिंसा की प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्था हमारी आज की है। और ये हिंसा पर आधारित ज्ञान हमें समझाता है कि दूसरा कोई विकल्प संभव नहीं है। जो भी हिंसा पर आधारित व्यवस्था टिकी है, उसका मुख्य सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो लोगों को इस तरह की बात समझा देना, या लोगों ने उसको स्वीकारे इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करना और उसको बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नरत होना कि यह व्यवस्था बदल नहीं सकती। इसी व्यवस्था के अंदर आपको कुछ थोड़ा बहुत राहत का काम हो सकता है, उसके लिए आपको काम करना होगा। और ज्यादातर लोग इसको स्वीकार लेते हैं। जैसे इश्तहार का तंत्र है, एडवर्टाइजमेंट का टेक्निक है, उसी तरह से इसको मानसिक शास्त्र के बारीक अध्ययन के साथ व्यवस्था इस्तेमाल करती है।
तो ये तीन जो बुनियादी आधार हैं हिंसा पर आधारित व्यवस्था को टिकाए रखने वाले, उसके निर्माता हम खुद हैं। एक जो भटकाव है अहिंसक समाज निर्माण में, वो ये है कि हम मान कर चलते हैं कि ये ऐसा गलत काम तो हम नहीं करते, ये कोई दूसरा करता है और उसका जो गलत परिणाम है वो हम भुगत रहे हैं। और इसलिए आक्रोश बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। और फिर जब गुस्सा बहुत आता है तो जो इसके कारण हैं उन पे ये गुस्सा निकलता है, उसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि आपको बदलना चाहिए। और तब हम लोग भूल जाते हैं कि इसके निर्माता तो हम खुद हैं। और हम लोग इस तरह के एक जाल में फंस जाते हैं कि जो असली ताकतवर है, जो इस चीज को बदल सकता है, वो खुद ही मानता है कि मैं कमजोर हूं। तो फिर तो अहिंसा की व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि जो बदल सकता है वो खुद मान रहा है कि मैं इसे नहीं बदलूंगा, दूसरा कोई है जो इसका कारण है। फिर वो जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो सवर्ण होगा, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो जो केंद्रित शासन व्यवस्था पे जिसका कब्जा है वो शासक होगा, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो मुनाफा कमाने वाले पूंजीपति जो है, कारपोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग हैं जो इसका कारण है। और जहाँ स्त्री पुरुष लिंग पर आधारित विषमता की बात होती है तो पुरुष ही सब इसके जिम्मेदार है। इस तरह की बात हम लोग करने लगते हैं। भाई और बहनों, 100 साल पहले हमारे सर्वोदय के विचार को सामने रखने वाला एक व्यक्ति हिंद स्वराज नाम की छोटी किताब में इस बात पर चर्चा करता है। वो कहता है कि ये जो अंग्रेज है वो इस देश में इतने दूर से आए, उनकी संख्या भी बहुत कम थी हमारे देश की तुलना में, और फिर इतने साल तक इतने बड़े देश पर उन्होंने कैसे शासन किया, क्या कारण है? तो आम तौर से तब भी ये माना जाता था, आज भी ये माना जाता है कि वो बहुत ताकतवर थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत कुटिल थे, बहुत चतुर थे, उनके पास पैसा था, उनके पास बंदूकें थी, इसलिए उन्होंने शासन किया। मोहनदास करमचंद गांधी संपादक के रूप में एक क्रांतिकारी युवक से चर्चा करते हुए हिंद स्वराज में इसका खुलासा करते हैं कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप जितनी उनकी ताकत के मुद्दे गिना रहे हो, उन सब मुद्दों पे हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे और है। फिर भी वो कैसे आए और कैसे रहे? तो मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि हमने उनको यहाँ बुला बुला कर लाया, रखा और रख रहे हैं, इसलिए वो यहाँ रह रहे हैं। हम सिर्फ एक दिन कह देंगे कि आपको यहाँ नहीं रहना है तो वो नहीं रह सकते, हम उसके कारण हैं। ये सर्वोदय के विचार की जो बुनियाद गांधी ने हिंद स्वराज में डाली थी, उसको हमने अनदेखा किया, उसके जिम्मेदार हम हैं और इसीलिए हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। गलती अगर दूसरा करता है और हम ठीक करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। हमने गलती की है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। और हम का मेरा मतलब है हम इस देश के लोग, हम अगर अहिंसा पर आधारित समाज चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम हर व्यक्ति को इंसान के रूप में इज्जत से जीने वाला समाज हम चाहते हैं, तो हमें सर्वोदय के विचार के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। आज दुनिया के सामने इसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन सर्वोदय का नाम लेने से, गांधी विनोबा जेपी का नाम लेने से सिर्फ ये हो जाएगा, इस गलत फहमी से हमें बाहर आना होगा।
और इसका कारण है जो विनोबा ने बहुत अच्छी तरह दिखा दिया है। मैं 3 सर्वोदय की विचारधारा में 3 किताबों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक है हिंद स्वराज, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी हुई किताब 100 साल पहले 1909 में। उसके बाद में स्वराज शास्त्र, हिंद स्वराज, ये किताब जो गांधी ने लिखी है उसकी भाषा आप लोग देखेंगे। 3 महीने इंग्लैंड में रहकर आने के बाद बोट जहाज में उन्होंने रहा नहीं गया इसलिए लिखी हुई किताब, और जो एक आधुनिक सभ्यता के रूप में जिसके प्रति हम लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा बड़ा संकट जो है उसको दिखाने के लिए तीव्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखी गई किताब। इसलिए उसकी भाषा आप देखेंगे कि आप ये संकट क्या है इसको तो समझ लीजिए पहले, विकल्प की बात हम लोग बाद में करेंगे। इसलिए हर वक्त युवा क्रांतिकारी के साथ संपादक की जो चर्चा है उसमें जब भी आता है कि फिर विकल्प क्या है, तो कहते हैं उसकी बाद में बात करेंगे। पहले ये जो गलत है, जो संकट है, जिसके मोह में हम लोग फंसे हुए हैं और तेजी से उसको स्वीकारते जा रहे हैं, उसको तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये हिंद स्वराज में क्या नहीं चाहिए, स्वराज क्या नहीं है, इस पे ज्यादा जोर। लेकिन उसमें फिर रह गया था आधा हिस्सा कि फिर स्वराज है क्या। वो काम गांधी विचार को आगे ले जाने वाले उनके सर्वोत्तम शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने किया। नागपुर जेल में 1942 में एक छोटी पुस्तिका का निर्माण हुआ जिसका नाम है स्वराज शास्त्र, और पूरी तरह से एक राज्य शास्त्र की दृष्टि से राजनीति का विचार करते हुए कितनी तरह की राज्य व्यवस्थाएं हो सकती है और उसमें से सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है, इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि सर्वायतन, सर्वसहमति से निर्णय लेने वाला समाज, जिसमें हर किसी को अपने स्वराज का अनुभव हो, एक व्यक्ति को भी हम उससे अलग नहीं रखेंगे। जहाँ पे बुनियाद में लोग रहते हैं, गांव में या शहरों में, मोहल्लों में, और पास पास रहने वाले इतनी संख्या में लोग हैं कि जिनको प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, वो किसी प्रतिनिधि को अपनी सत्ता दिए बगैर अगर तय करते हैं कि हमारा गांव या हमारे मोहल्ले का निर्णय हम हमारी ग्राम सभा में या मोहल्ला सभा में सर्वसहमति से लेंगे, और वो सर्वसहमति दिखाऊ नहीं होगी, ऊपर ऊपर की नहीं होगी, क्योंकि सर्वसहमति डर के कारण या लोभ के कारण भी हो सकती है। कोई दबंग व्यक्ति है जिससे डर से लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो सर्वसहमति नहीं है। किसी लोभ के कारण लोग अपनी बात न कहते हुए सहमति का दिखावा करते हैं, वो भी सर्वसहमति नहीं है। जहाँ पे सबसे कमजोर व्यक्ति, आज के संदर्भ में हम अगर कहें तो उस गांव में या मोहल्ले में रहने वाली एक गरीब, दलित, आदिवासी महिला, मजदूर भी उस मीटिंग में कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो वह समाज अपने निर्णय से ये मानता है कि इस महिला को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और जब तक वो सहमत नहीं होगी हम निर्णय नहीं लेंगे। ये एकमात्र व्यवस्था है जिससे सबसे कमजोर दलित, आदिवासी स्त्री को ताकत मिलती है। जो संघर्ष का हिंसक रास्ता है उसमें भय पैदा होता है और कमजोर व्यक्ति और कमजोर बनता चला जाता है। सर्वोदय का, सर्वसहमति का रास्ता है
जो एकमात्र रास्ता है कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको ताकत देता है अपने निर्णय से। तो ये स्वराज्य शास्त्र की बात और उसके पद्धति की बात की चर्चा विनोबा जी ने स्वराज्य शास्त्र में की। और तीसरी किताब जो महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो है विनोबा जी द्वारा लिखी गई गांधी जैसे मैंने देखा समझा। ये विनोबा जी के बहुत आखिरी समय में, जब भूदान आंदोलन हो गया, फिर ग्रामदान आंदोलन हुआ, फिर ग्रामदान तूफान आंदोलन हुआ, और उसके बाद में जब वो पवनार में आके रहे, उस समय कांति भाई शाह, जो हमारे सर्वोदय विचार के एक बहुत बड़े नाम है, एक अद्वितीय संपादक है, उन्होंने विनोबा जी के द्वारा व्यक्त किया गया गांधी को समझने के सारे विचार को इकट्ठा कर संपादित कर इस पुस्तिका का निर्माण किया। गांधी मैंने जैसे देखा समझा। और विनोबा जी जीवित थे, उनको दिखाई, विनोबा जी ने कहा कि ये सब सही है, इसलिए विनोबा जी की मान्यता उसको है, ये हम समझकर उसे पढ़ना चाहिए। इस किताब में सर्वोदय वाले लोगों की क्या कमी है, इसको विनोबा जी लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अध्ययन नहीं करते। वो लिखते हैं कि भाई गांधी एक एक कागज का टुकड़ा बचाकर रात रात रहकर जाग कर लिखते थे, छापते थे। मैं उसको पढ़ता था और उस पर सोचता था, और फिर हमारे सर्वोदय के और भाइयों के साथ जब मैं बात करता था कि आपने क्या इसको पढ़ा, तो ज्यादातर लोग ये कहते थे कि नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? तो वो कहते थे कि भाई गांधी क्या कहने वाले, ये तो हमें सबको पता ही है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। गांधी तो लिखते हैं, वो दूसरों के लिए लिखते हैं, हमारे लिए नहीं। और ये सर्वोदय की बहुत कमजोर नस पे विनोबा जी ने हाथ रखा। और आज हमारे आंदोलन में, सर्वोदय विचार में अगर कोई कमी आई है, कमजोरी आई है, तो उसका कारण सतत लगातार अध्ययन की कमी है। तो तीसरी चीज इसमें यह है, तो अगर हमें अहिंसक समाज निर्माण के जो मुद्दे हैं उनको समझना है, उसके आयाम को समझना है, तो पहली बात बहुमत को नकारना पड़ेगा, सर्वसहमति को स्वीकारना पड़ेगा। तथाकथित आर्थिक या तो पैसे का दिखाऊ विकास, उसको नकारना पड़ेगा। और व्यक्तिगत मालकियत को नकारते हुए ग्रामदान से जो एक दिशा कार्यक्रम के रूप में सर्वोदय ने दी है दुनिया को, क्योंकि व्यक्तिगत मालकियत के विरोध में सर्वोदय ये पहला विचार रखने वाली आंदोलन नहीं है। दुनिया में पहली बार इसको ज्यादा लोगों ने जाना, वो मार्क्स और एंजल्स, इन्होंने इस विचार को रखा। लेकिन उस धारा में व्यक्तिगत मालकियत नहीं चाहिए, इसका रूपांतरण हो गया कि राज्य की मालकियत हो, स्टेट ओनरशिप हो। और वो इतनी भयानक साबित हुई है कि वो व्यक्तिगत मालकियत से भी ज्यादा खतरनाक है। सर्वोदय ने इस समस्या के हल के रूप में जो मालिक है वही अपनी मालकियत को खत्म कर सकता है, जो सोचने में भी दुनिया को असंभव लगता था, उसको सिद्ध कर दिखाया। और विनोबा थे तब तो बड़ी संख्या में ग्रामदान हुए, लेकिन विनोबा जाने के बाद 35 साल बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के धानोरा तहसील में एक गांव है मेंढालेखा, उसने सोच समझकर अध्ययन के बाद
अपनी ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए ये ग्रामदान का विचार उपयोगी है, ये समझते हुए सर्वसहमति से ग्रामदान किया 2013 में। तो ये दिखाता है कि ये संभव है। और हमारे सर्वोदय के लोगों ने मान लिया था कि अब तो गांधी नहीं है, विनोबा नहीं है, ग्रामदान का विचार लोगों तक हम कैसे ले जाएंगे, लोग मानेंगे ही नहीं। तो पहले हमें अपनी कमजोरी को दूर करना होगा, हमारी ग्लानि को दूर करना होगा और हमारी अध्ययन की सतत लगातार प्रक्रिया को शुरू करने से इस बात को आगे ले जाना होगा। तब हम दुनिया के लोगों तक, उसके लिए पहले हमारे देश के, भारत देश के लोगों तक, जो एक बहुत मजबूत बुनियाद पर आधारित संविधान को मानता है, जिसकी उद्देशिका का प्रारंभ ही हम इस देश के लोग से होता है, लेकिन बाद में सारी रचनाओं में वो लोग उसमें दिखाई नहीं देते। मेंढा ने इस गांव को पकड़ा, इस विचार को पकड़ा और उन्होंने एक नारा दिया। ये आज की समस्या जो है उसमें एक राह दिखाने वाली बात है, क्योंकि दुनिया में आज भी दो खेमों में या तो दो एक्सट्रीम में दुनिया बटी है। एक तो है सारा काम जो भी कल्याण का, विकास का, गरीबी बेरोजगारी दूर करने का, ये केंद्रित राज्य शासन व्यवस्था करेगी। एक तरफ ये माना जाता है एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम है जो खुद को क्रांतिकारी समझता है कि हम इस शासन व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको नकारते हैं और उसके बगैर अपने आप लोग कर देंगे। ये दोनों तरह से ये काम नहीं हो पाया। उसका स्वर्ण मध्य मेंढा रेखा ने अपने नारा में दिया है कि राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। ये हमारी और हम ही के बीच का अंतर आपको समझना होगा। और जब लोग ये तय करते हैं तो उसको हासिल भी करते हैं। और ये सर्वोदय में सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे ही विचार को हम लोग मानते हैं कि ये संभव नहीं है। तो मेंढा लेखा ने जमीन पर ये सिद्ध कर दिखाया है। उसके बाद में 5 गांव ने ये कर दिखाया है। और भी कई गांव होंगे जो आपको पता होंगे। उन सब से सीखते हुए हमें अहिंसक समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो सर्वोदय विचार के लोगों को जिम्मेदारी मानते हुए ये 3 मुद्दों पे प्रक्रिया को आगे ले जाना होगा और हमारा नारा बनाना होगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारा सम्मेलन में एक पुराना नारा था कि हमारा मंत्र जय जगत, हमारा तंत्र ग्राम स्वराज, हमारा लक्ष्य विश्व शांति। अभी के समय में हमने उसको क्यों छोड़ दिया है, इसका भी पुनर्विचार हमें करना चाहिए। वही तारेगा हमें, सिर्फ उसमें ग्राम स्वराज के साथ हमें जोड़ना होगा हमारा तंत्र ग्रामदान से ग्राम स्वराज। तो मैं फिर से उसको दोहराता हूं, आप भी उसको मेरे साथ दोहराएंगे। मैं कहूंगा हमारा मंत्र, आप कहेंगे जय जगत। हमारा मंत्र जय जगत। मैं कहूंगा हमारा तंत्र ग्रामदान से ग्राम स्वराज। हमारा तंत्र ग्रामदान से ग्राम स्वराज। हमारा लक्ष्य विश्व शांति। हमारा लक्ष्य विश्व शांति। जय जगत।